हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड दिलीप सिंह आसोलिया। ये इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 का वीडियो नंबर सेकंड है। इस वीडियो में जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उनको देखेंगे, समझेंगे क्या क्या कंसेप्ट है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, और जो कहीं ना कहीं आपको बोर्ड में हेल्प करेगा। वीडियो के एंड तक बने रहना, जिससे कि सारे जो भी कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए। अभी तक आपने ये देखा कि सर क्या इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, कितने टाइप की इकोनॉमिक होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। फिर बात की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, कौन से गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर, ये सारी चीज़ें जो बेसिक बेसिक चीज़ें थी वो अपन ने सब डिस्कस की थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक प्लानिंग से। अपन स्टार्ट करेंगे कि सर इकोनॉमिक प्लानिंग किसे कहते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं कि सर इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। सारी चीज़ें अपन अच्छे से एक एक चीज़ डिस्कस करते हुए चलेंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको कहीं भी दिक्कत, डाउट, परेशानी कुछ भी होता है तो आप फ्रीली व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो विदाउट एनी चार्ज। हमारी क्लासें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। इसी के साथ साथ कुछ दिनों के बाद में आपके साथ में 9th और 10th का भी सेशन हम डिस्कस करेंगे। उसमें जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं जो क्लास 9th या फिर क्लास 10th में हैं सीबीएसई से या फिर आरबीएसई से, उनको भी ये चैनल आप ज़रूर शेयर करना, जिससे कि कहीं ना कहीं जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट मिले। चलिएगा पार्ट नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी 1952 1990 इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक बार अपन डेफिनेशन देखते हैं कि सर इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर डिसीजन बाय द अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज द होल। आई थिंक आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया होगा। इकोनॉमिक प्लानिंग की दोस्तों बात करते कि सर इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। तो दोस्तों इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है कि एक सर्वे करते हैं। क्या करते हैं? एक कॉम्प्रिहेंसिव एज अ होल, यानी कि जो भी जहाँ जहाँ पर अपने को जो पॉलिसीज कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट करनी है, वहाँ पर अपन क्या करते हैं दोस्तों, सर्वे करते हैं। सर्वे के बेस पर जो भी डिसीजन लिया जाता है किसके रिगार्डिंग, अपनी इकोनॉमी के रिगार्डिंग, उसको इन जनरली बोला जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। एक बार वापस पढ़ते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर डिसीजन बनाना बाय द अथॉरिटी, यानी कि जो भी कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टीम के जो मेंबर्स है, यानी जो भी अथॉरिटीज़ है, मेन बॉडी है जो टॉप लेवल पर बैठे हैं, अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पर किसके बेस पर, तो जो अथॉरिटी बनी हुई है वो डिसीजन लेगी किसके बेस पर लेगी, वो लेगी कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे। दोस्तों ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना, कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे यानी कि सर्वे के बेस पर जो डिसीजन लिया जाता है किसी भी इकोनॉमी में, उसको बोला जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इट वॉज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान फॉर द इकोनॉमी। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए फॉर द प्लानिंग, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इन जनरल बात करें बिजनेस स्टडीज़ में आपने पढ़ा होगा कि प्लानिंग क्या होता है। तो आज कहाँ है और कहाँ तक पहुँचना है, यानी कि तो प्लानिंग की बात करते हैं तो वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच, आज कहाँ है और कहाँ तक पहुँचना है। तो ये क्या करता है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। आज कहाँ है और कहाँ तक पहुँचना है। फॉर एन एग्जांपल, अपने किसी भी फ्रेंड सर्कल में किसी का बर्थडे होता है तो अपन प्लान बनाते हैं ना कि ऐसा ऐसा करेंगे, ये इतना कह सकते हैं कि अपने पास में फाइनेंशियल सपोर्ट है, इतने पैसे हैं, तो जितने पैसे होते हैं उसके बेस पर अपन प्लान करते हैं कि ऐसा ऐसा करेंगे, इस वे में करेंगे, इस टाइम पर करेंगे। ये सब क्या है? प्लानिंग है। तो उसी तरह से गवर्नमेंट भी प्लान बनाती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 असाइन द लीडिंग रोल ऑन द पब्लिक सेक्टर। अब बात करते हैं कि सर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कब आया था। यहाँ से क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कब आया था। 1948 को आया था। दोस्तों इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि इंडस्ट्रियल के बेस पर, यानी कि जो कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके रिगार्डिंग कुछ भी जो गवर्नमेंट है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जिन्होंने डिसीजन या फिर कह सकते हैं कि कुछ प्लान्स, रूल्स, रेगुलेशन इंप्लीमेंट किए हो, कहाँ पर? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, यानी कि जो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है आपका, इंडस्ट्रीज है, वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर कह सकते हैं कि जो एरिया है, यानी जो इंडस्ट्री का जो पार्ट है, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई पॉलिसी लाना
या रूल्स रेगुलेशन सेटअप करना कहाँ पर, इंडस्ट्री में, उसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है, यहाँ ये नहीं पूछेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कब इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, कब लागू हुआ, तो 1948 को ये एस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली दोस्तों आता है। तो द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 असाइन द लीडिंग रोल ऑन द पब्लिक सेक्टर, ठीक है, यानी कि जो भी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज थी वहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हुए थे। तो कब हुए थे, 1948। ये डेटा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, to make economic planning effective, the government of India set up the Planning Commission in 1950 under the chairmanship of the Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, देखना अच्छे से, वापस एक बार रीड कर रहा हूँ मैं, अच्छे से देखना। To make economic planning effective, the government of India set up the Planning Commission in 1950 under the chairmanship of the Prime Minister जवाहरलाल नेहरू। कि सर किसी भी कंट्री के अंदर, ठीक है, वहाँ पर अगर आपको प्लानिंग करनी है, इकोनॉमिक प्लानिंग बनानी है, तो उसके लिए एक आपको कमेटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या, किसी कुछ भी चीज़ प्लान करनी है इफेक्टिवली, आपको जो आपका गोल है वहाँ तक पढ़ना, तो उसके लिए एक ग्रुप ऑफ मेंबर का, मतलब एक ग्रुप होना चाहिए। तो उसी तरह से उन्होंने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम दिया प्लानिंग कमीशन। क्या नाम दिया, प्लानिंग कमीशन। ध्यान रखना, प्लानिंग कमीशन इंडिया में कब आया था दोस्तों, प्लानिंग कमीशन इंडिया में आया था 1950 को। कब आया था, 1950 को। तो ध्यान रखना, प्लानिंग कमीशन इंडिया में आया था, वो कब आया था, 1950 में। और ध्यान रखना, इसका जो प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होते हैं वो एट प्रेजेंट उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही उनके चेयरमैन होते हैं। तो 1950s की बात करें तो उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, वो थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए उस टाइम पर जो प्लानिंग कमीशन था, उस टाइम पर आपका जो चेयरमैन थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखना, प्लानिंग कमीशन कब आया इंडिया में, सर प्लानिंग कमीशन 1950 में आया। सर प्लानिंग कमीशन लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, सर प्लानिंग कमीशन लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि किसी भी कह सकते हैं कि किसी भी कम्युनिटी या फिर कहाँ पर भी अगर प्लान इम्प्लीमेंट करना है, इफेक्टिवली आपको प्लान बनाना है एफिशिएंसी के साथ, तो उसके लिए आपको एक ग्रुप चाहिए। तो उस ग्रुप का इन्होंने नाम दिया क्या, प्लानिंग कमीशन। तो ध्यान रखना, प्लानिंग कमीशन कब आया था इंडिया में, 1950। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया था, 1948। और प्लानिंग कमीशन आया था 1950 को, ठीक है। और ध्यान रखना है कि उसके जो प्लानिंग कमीशन होता है उसके चेयरमैन कौन होते हैं, कि सर उस प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन वो होते हैं जो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, प्लानिंग कमीशन फिक्स द प्लानिंग पीरियड एट द 5 ईयर। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो प्लानिंग कमीशन जो कमेटी बनी थी, जो ग्रुप बना था, उसका जो पीरियड था वो भी एक फिक्स डिसाइडेड पीरियड था कि अपन इतने साल के लिए ये पर्टिकुलर प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ध्यान रखना, जो प्लानिंग कमीशन का जो पीरियड था वो था 5 ईयर्स। कितने, 5 साल के लिए वो अलग अलग डिफरेंट प्लान्स बनाते थे और इम्प्लीमेंट करते थे। तो ध्यान रखना, प्लानिंग कमीशन इंडिया में आया 1950 को। जो प्लान बनाते थे, ठीक है, एक फिक्स पीरियड के लिए, वो पीरियड रहता था 5 ईयर, ठीक है। अब एज अ 12th स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ये जो आइडिया आया इनके दिमाग में कि सर 5 साल ही क्यों रखा। आपके दिमाग में भी आ सकता है कि सर ये जो टाइम पीरियड है ये फिक्स क्यों रखा है, फिक्स इन द सेंस कि 5 ईयर ही क्यों रखा। 4 ईयर भी रख सकते थे आप, 4.5 ईयर भी रख सकते थे, सर 6 ईयर भी रख सकते थे, लेकिन 5 ईयर ही क्यों रखा। तो ध्यान रखना, ये जो कह सकते हैं कि कंसेप्ट लिया गया इंडियंस ने, वो लिया गया इन्फ्लुएंस बाय द सोवियत यूनियन, ठीक है। सोवियत यूनियन से इन्होंने ये कंसेप्ट को लिया गया था, एक्वायर किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में, वो हुआ था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज इनिशिएटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 1951। तो कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है सीबीएसई वालों कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब इम्प्लीमेंट हुआ था। तो ध्यान रखना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1951। फिर ध्यान रखना, द 1 जनवरी 2015 प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि सर 1 जनवरी 2015, सर 1 जनवरी 2015 का दिन था, उस दिन प्लानिंग कमीशन
रिप्लेस्ड हो गया सर, प्लानिंग कमीशन का नेम चेंज हो गया और उसका नाम हो गया नीति आयोग। तो आज सब अपन सुनते हैं नीति आयोग, क्या सुनते हैं नीति आयोग। तो क्या क्या पढ़ा सर, प्लानिंग कमीशन, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है वो देख लिया, 1948 को ये इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके लिए ग्रुप बनाया गया, उस ग्रुप का नाम था प्लानिंग कमीशन जो 1950 को आया था। फिर जो प्लान्स होते हैं वो 5 ईयर्स के बनते हैं। उसके बाद में जो सर प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर कर क्या रखा, नीति आयोग। कब रखा, 1 जनवरी 2015। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट और कंसेप्ट की बात करते हैं और इसी तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से हम अपना सिलेबस कवर आउट करते हैं। सर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स। कि सर जो भी प्लान्स बनाए इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे थे, जो ग्रुप बनाया प्लानिंग कमीशन, ठीक है, उसका मेन मोटिव क्या था। तो आप सब जब छोटे थे या फिर आपके कजिन्स होते और हो सकते काफ़ी सारे स्टूडेंट जो अभी भी कैंडीज़ खाते हो, कैंडीज यानी कि कैडबरी की कैंडीज आती है जिसका नाम है जेम्स। क्या नाम है, जेम्स। आपने नाम भी सुना होगा, GEMS, जेम्स, ठीक है। एक पैकेट आता है, ठीक है, तो उसके अंदर अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की क्या आती है, कैंडीज आती है, छोटी छोटी बॉल टाइप्स की, है ना, जो कैडबरी की आती है। आई होप कि आप सबने आप उसको इमेजिन कर रहे होंगे। यस, ऑफलाइन आ रहा है समझ में, चलेगा। गोल ऑफ 5 ईयर की बात करते हैं तो इसमें जो आपको याद रखना कि सर मेन गोल क्या थे किसके, 5 ईयर प्लान्स के। तो आपको डायरेक्टली शॉर्टकट ट्रिक याद रखनी है, वो है GEMS, जेम्स। जेम्स, ठीक है, जेम्स से याद रखना। G से ग्रोथ, E से इक्विलिटी, M से मॉडर्नाइजेशन और S से सेल्फ रिलायंस, ठीक है। अब एक एक के अंदर अपन जाके एक एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि सर ग्रोथ क्या होती है, इक्विलिटी में क्या बोला गया, मॉडर्नाइजेशन में क्या बोला गया और सेल्फ रिलायंस में क्या बोला गया। तो वापस समझा रहा हूँ, जो मेन एम था किसका, 5 ईयर प्लान्स का, वो था जेम्स। G से ग्रोथ, E से इक्विटी, M से मॉडर्नाइजेशन और S से सेल्फ रिलायंस। बात करते हैं कि सर ग्रोथ का क्या मोटिव था, इन जनरली पढ़ते हैं, फिर अपन और अच्छे से इन डेप्थ में भी पढ़ेंगे। ग्रोथ, एम्स टू इंक्रीज, मैंने यहाँ साइन लगा रखा है, ठीक है, बिकॉज लैक ऑफ स्पेस, उस हिसाब से इंक्रीज है ना, इंक्रीज कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है। ग्रोथ का मतलब है कि सर जो अभी तक कंट्री के अंदर जो गुड्स बन रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ये मेन मोटिव था किसका, 5 ईयर प्लान्स का। किसके अंदर, ग्रोथ के अंदर। फिर बात करते सर इक्विटी, ई से इक्विटी का मतलब होता है एम्स टू एंश्योर दैट द एवरीवन गेट्स बेसिक नीड्स एंड रिड्यूस द इनइक्विलिटी। सर जो भी बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान, जो भी XYZ, सबकी अलग अलग होती है, बट बेसिक नीड्स सबकी सेम रहती है। तो इक्विटी का मतलब था कि सर सबको जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो, प्लस जो इनइक्विलिटी है, जो भी इंडिया में जो भी इनइक्विलिटी चल रही है, उसको क्या किया जाए सर, उस इनइक्विलिटी को रिड्यूस किया जाए। ये मेन मोटिव था किसका, इक्विटी का। किसके अंदर, 5 ईयर प्लान्स के अंदर। सर नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन। सर मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब होता है, एम्स टू एडप्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज द सोशल आउटलुक। सर जो न्यू टेक्नोलॉजीज है उसकी तरफ से एडेप्ट होना, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ मूव ऑन होना, और सोशल आउटलुक के अंदर भी चेंजेस करना। ये किसका मोटिव था, ये था सर मॉडर्नाइजेशन का। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ रिलायंस। किसकी बात करते हैं, सेल्फ रिलायंस, है ना। G से ग्रोथ, E से इक्विटी, M से मॉडर्नाइजेशन और S से सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब समझते हैं, एम्स टू एंश्योर इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, यानी कि इकोनॉमी क्या होनी चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए सब चीज़ों में। जो आपको पता है कि जब ब्रिटिशर्स नहीं थे इंडिया में, उससे पहले इंडिया की कंडीशन कैसे थी, प्रॉस्पेरस, एग्रियन, हैंडीक्राफ्ट, जब ये सारी चीज़ें अपन ने डिटेल में अच्छे से पढ़ रही है कहाँ पर, चैप्टर नंबर 1 में। और ऐसे स्टूडेंट जो न्यू स्टूडेंट है हमारे चैनल पर अभी ही कनेक्ट हुए हैं, तो आपको प्लेलिस्ट गिवन है आपकी CBSE क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमी की। वहाँ से जाके आप अच्छे से चैप्टर नंबर 1 को क्लियर कर सकते हो और नोट्स भी आप ले सकते हो। आप जो डिस्क्रिप्शन में जो आपको नंबर दिख रहे हैं वहाँ से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छे से सारी चीज़ें नोट्स में एवरीथिंग क्लियर है, इजी वे में आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझा रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं, टू एंश्योर दैट द वीकर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन गेट बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रोग्राम्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो जो मेन मोटिव था किसका,
जो 5 ईयर प्लान का ये था कि सर जो भी वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, वीकर सेक्शन यानी कि जो लोग गरीब है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, किसके रिगार्डिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग्स के अंदर, यानी कि जो भी प्लान्स बना रहे हैं उनके रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं और डीप में पढ़ते हैं कि सर ग्रोथ के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, मॉडर्नाइजेशन के अंदर क्या होगा, इक्विटी के अंदर क्या होगा, सेल्फ फाइनेंस के अंदर क्या होगा। देखते हैं, फटाफट रीड करते हैं अच्छे से। ग्रोथ, इट रेफर टू द इंक्रीज इन कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो चीज़ मैंने आपको पहले से यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी कि सर इट रेफर टू द इंक्रीज इन द कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, यानी कि सर जो भी अभी मान लीजिएगा अभी अपने पास में 100 टन्स का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है पर्टिकुलर गुड्स का, उसको और ज़्यादा इंक्रीज करना, ठीक है, उसको और ज़्यादा इंक्रीज करना, ये मेन मोटिव था किसके अंदर, ग्रोथ के अंदर। अदर अ लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, अ लार्ज साइज ऑफ द supporting services, and increase in the efficiency of the productive capital and services. A good indicator of the economic growth is an increase in GDP। कि सर जब जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं GDP बढ़ेगी। और एक अच्छा इंडिकेटर क्या होता है, किसी भी जब GDP बढ़ेगी तो ऑब्वियसली चीज़ है कि इकोनॉमी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मेन चीज़ें क्या है, तो ग्रोथ का क्या मतलब हुआ, इट रेफर टू द इंक्रीज इन द कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो भी पर्टिकुलर गुड्स हैं, जो भी अभी तक जो अपन कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन कर रहे थे उस प्रोडक्शन को क्या करना है, इंक्रीज करना। इन पॉइंट को और अच्छे से आप देख लेना, ठीक है, इन डेप्थ इतना नहीं आता है बट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मॉडर्नाइजेशन। इंडियन प्लानर्स हैव ऑलवेज रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ द मॉडर्नाइजेशन टू सोसाइटी टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग पीपल, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन के अंदर दो चीज़ आती है, एडप्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी और चेंज इन सोशल आउटपुट, यानी कि सर जो भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, जो भी मशीन से जो पुरानी हो चुकी है, डेप्रिशिएटेड हो चुकी है, उन सब को हटाओ, हो जो न्यू टेक्नोलॉजीज की जो मशीन्स हैं उनको क्या करो, आप एडेप्ट करो, यानी कि टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज करो। ये फर्स्ट पार्ट है किसका, मॉडर्नाइजेशन के अंदर। और सेकंड है चेंज इन सोशल आउटलुक, यानी कि जो भी आपका जो सोशल आउटलुक है उसके अंदर भी चेंजेस करना। नेक्स्ट बात करते हैं, एडप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। सर जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजीज, एडप्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी की जो भी पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी उनको चेंज आउट करना। मॉडर्नाइजेशन एम टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू द यूज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोडक्शन कर रहे थे अभी तक, जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का, उसको बंद कर आप जो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ से एफिशिएंसी भी आएगी, इफेक्टिवनेस भी आएगा, एंड इसी के साथ साथ प्रोडक्शन के अंदर भी इंक्रीज होगा। फिर बात करते हैं चेंज इन सोशल आउटलुक। सर फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था मॉडर्नाइजेशन के अंदर एडप्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, और सेकंड है चेंज इन सोशल आउटलुक। मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो रिक्वायर चेंज इन द सोशल आउटलुक सच एज द जेंडर एम्पावरमेंट or providing equal rights to women's. A society will be civilized and the prosperous if it use the talent of the women in workplace, ठीक है। सोशल आउटलुक का मतलब कि जो वुमेन्स को मतलब बढ़ावा देना, मोटिवेशन करना, मोटिवेट करना उनको, और कहीं ना कहीं जिन जिन सेक्टर्स में वुमेन्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर उनको प्लेस आउट करना, तो कहीं ना कहीं उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। और आज के टाइम को अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें, प्रीवियस कुछ ईयर्स को, आफ्टर 10 to 15 ईयर्स बैक चले अपन और देखें तो पहले जो कंडीशंस थी वुमेन्स को, वो कहीं ऑफिस में आपको नहीं दिखती थी, ठीक है, कहीं भी आपको किसी भी स्टार्टअप में नहीं दिखती थी। लेकिन आज कंपेयर करें तो आज कहीं ना कहीं आपको जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये सब क्या है, चेंज इन सोशल आउटलुक की सर जो सोशल आउटलुक है वो भी चेंजेस होता हुआ दिख रहा है। फिर लास्ट है सेल्फ रिलायंस। क्या है सेल्फ रिलायंस? इट मीन्स ओवरकमिंग द नीड ऑफ द एक्सटर्नल असिस्टेंट is to have developing through the domestic resources. The policy was considered as the necessity because to reduce foreign dependent to avoid foreign interference, यानी कि जो भी डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं उनका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना, और जो अपन डिपेंडेंट है किसके ऊपर, फॉरेन गुड्स के ऊपर जो डिपेंडेंट है
उन सारी चीज़ों को क्या करना, कम करना, ये मेन मोटिव था। सेल्फ रिलायंस यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है अपने को, इंडिया को, है ना, ये मेन मोटिव था। इट मीन्स ओवरकमिंग द नीड ऑफ द एक्सटर्नल एग्जिस्टेंट डेट इज टू हैव डेवलपिंग थ्रू द डोमेस्टिक रिसोर्सेज, यानी कि जो भी डोमेस्टिक रिसोर्सेज है उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन करके अपने को काम करना है और अपने को डिपेंडेंट नहीं बनना है किसी भी अदर कंट्रीज के ऊपर, ठीक है। टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंट और टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विटी की। द ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस मे नॉट be improve kind of life which people are living, so it is important to ensure that the benefit of the economic prosperity is availed by the all section, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि खाली आप रिच सेक्शन पे ही ध्यान दो, या ऐसा नहीं कि पुअर सेक्शन पे ही ध्यान दो, आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा। रिच सेक्शंस को भी लेकर चलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पुअर सेक्शन को भी ज़्यादा लेकर चलना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा कहाँ पर ध्यान करना, जो ज़्यादा वीकर सेक्शन है सोसाइटी का वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द इक्विटी एवरी इंडियन शुड मीट हिज हर बेसिक नीड्स, फूड, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। यानी कि इक्विटी बोलते हैं कि सर जो बेसिक नीड्स है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करना है। जो आपकी बेसिक नीड्स है, रोटी, कपड़ा, मकान, हर एक इंडिविजुअल का जो बेसिक नीड्स यही रहती है कि उसको रहने के लिए घर मिल जाए, खाने के लिए रोटी मिल जाए, और रहने के लिए घर मिल जाए, खाने के लिए रोटी मिल जाए। और पहले रोटी, कपड़ा, मकान बोला जाता था, लेकिन अब एजुकेशन भी इसके अंदर एड ऑन कर दिया गया, तो ये सारी बेसिक चीज़ें के अंदर इंक्लूड होता है। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो से कवर आउट करेंगे अच्छे से। तो दोस्तों अगर यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट आए तो आप जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर गिवन है आपको, वहाँ से आप हमसे पूछ सकते हो विदाउट एनी चार्ज। कोई भी आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। आप फ्रीली अच्छे से पूछ सकते हो, आपका डाउट क्लियर कर सकते हो, हमसे आप कनेक्ट हो सकते हो। इसी के साथ साथ आप नोट्स अगर आपको रिक्वायरमेंट है, या फिर आप ये वीडियो पॉज करके भी अच्छे से नोट्स लिख सकते हो। बहुत ही ईजी सी लैंग्वेज है, जिससे आपको कहीं ना कहीं बोर्ड्स एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा, और डेफिनेटली मिलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम DSA। इसी के साथ साथ हमारे बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस भी रहती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ रहती है। अगर कोई उदयपुर से स्टूडेंट है तो हमसे ज़रूर कनेक्ट होना। और जो 9th-10th में है, बहुत ही जल्दी हम आपके सामने 9th-10th की भी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पर 9th-10th का जो भी स्टूडेंट है, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको भी आप चैनल ज़रूर शेयर करना, जिससे कि जो ऐसे स्टूडेंट जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से उनको हेल्प आउट मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम DSA।